बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कौम से खिताब में कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हमारा मकसद एक है, सिर्फ तरीक़ेकार में फ़र्क है, जबकि फ्रांस से ताल्लुकात तोड़ने का नुकसान सिर्फ हमें होगा। इसके अलावा असद उमर साहब का कहना है कि शहरी SOPs पर अमल न करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के इजलास के दौरान अपोजिशन की जानिब से मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पर हुकूमत पर शदीद तनकीद की गई। इसके समेत जो दिन भर के अहम डेवलपमेंट्स रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो आज बातें की हैं मौजूदा हालात के तनाजुर में, क्या ये खिताब तसल्ली बख्श था? देखिए, खिताब तो उनका ठीक था, लेकिन मसला ये है कि चूंकि तमाम इतलात लोगों तक नहीं पहुंच पा रही अब भी, और इस पे खुल के बात नहीं हो रही कि ये डेडलॉक या बंद गली में कैसे सब दाखिल हो गए, तो इसलिए देखते हैं कि अब आज जो तीसरा मुज़ाकरात का राउंड है 10 बजे रात को, उसमें क्या बात सामने आती है। ठीक, लेकिन ये बात कम से कम हम यहाँ पे इस वक्त बता सकते हैं कि जो दूसरा राउंड है वो काफ़ी हद तक आप समझ लें कि नाकाम हो गया, बात बनी नहीं उसमें। वज़ीर आज़म साहब को मैं नहीं जानता कि कौन से लोग उनके आसपास हैं और कौन से मुशीरान हैं, किसने वज़ीर आज़म साहब को कहा कि ये सब कुछ करें, और जो है वो आज हड़ताल मुल्क में हुई। ताजिर जो हैं, ताजिर बरादरी, मार्केट्स और बड़ी कुछ कई जगहों पे खुली हुई थी, लेकिन बड़े मुल्क के हिस्से में हड़ताल थी। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो कराची से भी हंगामों की खबरें हैं। कुछ यहाँ पे रावलपिंडी के अंदर शेख रशीद साहब की रहायशगाह के पास सारा दिन मुजाहिरा होता रहा, इस वक्त भी जारी है मुख्तलिफ इलाकों में। तो असल बात है वो ये है कि मशवरा किसने दिया। पहले मशवरा किसने दिया कि मुआहदा करें, दूसरा मशवरा किसने दिया कि इस मुआहदे की डेट अब आगे कर लें, और फिर तीसरा मशवरा किसने दिया कि आप जो है इस तरह से इसको हैंडल करें। अब जो ताजिर बरादरी हड़ताल का इशू है वो उनके अपने भी, यानी इससे हटके के जो मुफ्ती मुनीब साहब ने रात को अपील की हड़ताल की, एक मजमूई तौर पे एक और इश्यूज हैं जो असल इश्यूज थे, जो मैं बार बार कहता रहा इस प्रोग्राम में, और लोग भी सारे कहते रहे कि अब वो PDM और उसकी तरफ। आज भी खान साहब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून है और इसमें JUI, इमरान खान साहब को निकल के आना चाहिए अब उस फेज से कि इसमें मुस्लिम लीग नून तो कम से कम उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, किसी भी किस्म का कोई बयान नहीं आया। ठीक है, सिर्फ जो बात उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है वो भी धीमा करके जवाब दे रहे हैं, उसका उनकी तरफ से बात नहीं। फजलुर रहमान साहब ने रातों की, तो अब ये जो है ना उससे वो थोड़ा सा ये देखें कि असल इशू क्या था। लोगों ने जो हड़तालें की, बहुत से जो दुकानदार यहाँ पे उस पड़ोस में और मार्केट्स, वहाँ पे आज बात हुई लोगों से, तो लोग जो हैं वो एक तो ये जो वाक़यात हो रहे हैं इनकी अपील मुफ्ती मुनीब साहब की और तहरीक लब्बैक की, और दूसरी जो है वो मुफ्ती मुनीब साहब की, तहरीक लब्बैक ने तो नहीं अपील की थी, मुफ्ती मुनीब साहब ने रात को अपील की थी, और बाकी जमातों ने भी उसकी फिर हमायत कर दी थी। लेकिन जो बात है कि उसमें उनके और इश्यूज भी हैं कि क्या 1400 अरब रुपए के टैक्सेस ने आना है, क्या वो बिजली के नर्ख बढ़ रहे हैं, क्या वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, मतलब वो जो शौकत तरीन क्या करना है उन्होंने, कैसे करना है, मतलब मुल्क में ऐसे हालात हों जैसे इस वक्त पैदा कर दिए गए हैं, तो मुझे बताएं कि क्या इस वक्त में टैक्स कलेक्शन होगी। ताजिर दुकानें बंद करके बैठे हैं और पता नहीं कितने दिन रह गए हैं बजट आने में। तो एक तो बात ये, दूसरी बात ये है कि जो डेडलॉक इसमें पैदा हुआ है, एक तो अब देखें ना, कलअदम करार दे दिया पहले, और कलअदम जमात के साथ अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। अच्छा, हुकूमत कह रही है कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, हुकूमत ने तो किए ही नहीं। शेख रशीद साहब काबिल एहतराम, उनको 10 दफ़ा पहले भी मशवरा दे चुके हैं कि वो आप वज़ारत दाखिला ना लें, आप सूटेबल नहीं है इसके लिए। ये नहीं कि मतलब आपकी शख्सियत जो है वो उसमें वो बहुत बोलना, बहुत बात करना, बेतहाशा इंटरव्यूज देना, वो 3 महीने से कह रहा हूँ कि आप जो है ना ये इससे दूर रखें अपने आप को। लेकिन अब हुआ क्या कि वो शेख रशीद साहब जो हैं पहले कलअदम करार दे दिया, पहले उनको शेड्यूल 4 में डाल दिया,
अब उनसे कह रहे हैं कि हुकूमत ने तो मुज़ाकरात किए ही नहीं है। लेकिन एक हमारा राउंड सुबह जो मैसेज आया शेख रशीद साहब का, वो ये था कि हमारा पहला मुज़ाकरात का राउंड कामयाब हो गया, और उसके नतीजे में वो जो पुलिस एहलकार उनके पास थे, उनको जो अगवा किया गया था, उनको उन्होंने रिहा कर दिया, जो ज़ख्मी थे, और अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत ने तो मुज़ाकरात नहीं किए। मुज़ाकरातों की उलमा ने जो दरमियान में थे, वो हामिद रजा साहब, अबुल खैर साहब और बाकी जो उलमा थे, तो हुकूमत कहाँ थी भाई? बुज़दार साहब तो नहीं थे, और ना कोई वजीर था, ना कोई मुशीर था। तो अब जो तीसरा राउंड है उसमें उन्होंने वजीरों को बुला लिया, दोनों को, जिन्होंने दस्तखत किए, नूरुल्लाह कादरी साहब को, शेख रशीद साहब को। यानी दो जो राउंड्स हैं वो नाकाम हो गए, और गालिबन वो जो हैं वो उनका मुतालबा, उनके वो अपने मुतालबे में हैं अभी तक, जो तहरीक लब्बैक वाले हैं। अच्छा, अब जो 4th शेड्यूल में डला हुआ है नाम उनका, कलअदम करार दे दिया उनको। रेफरेंस फाइल नहीं हुआ, रेफरेंस फाइल नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में आज भी सारा दिन, और रेफरेंस भी फाइल नहीं हुआ, और जनाब कि उनको कलअदम करार देना है, अभी तक वो कलअदम नहीं है इस वक्त तक। और उसके बाद जनाब उनके साथ अगर कलअदम है तो मुज़ाकरात कैसे हो रहे हैं? यानी एक कलअदम उनको दहशतगर्द करार देके 4th शेड्यूल में जाके फिर उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो ये क्या, ये कौन, ये मशवरे कौन दे रहा है? मतलब कौन से लोग हैं आसपास जो ये बात वज़ीर आज़म साहब ऐसे करें, तर्जुमानों के इजलास हो रहे हैं, फलां हो रहा है। इस वक्त करंट सूरत हाल ये है कि अक्सरियत कहें या तमाम के तमाम कह लें, अरकान असेंबली और सूबाई असेंबली अपने अपने हलकों में नहीं जा पा रहे, क्योंकि जो वज़ीर दाखिला के घर के गिर्द जो घेराव हो रहा है इस वक्त, और सारा दिन हमने देखा, तो उसके बाद वो मुख्तलिफ मिनिस्टर्स कॉलोनी, इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे इस्लामाबाद में इधर उधर छुपे हुए हैं, जाहिर है। और बड़ी तादाद ऐसी है जो इस्तीफे देने का सोच रही है अरकान असेंबली का। इनका कोई जंग, वो कह रहे हैं कि या तो इसको वापस लें, इस मसले को ख़त्म करें, और कैसे आपने इसको मैनेज किया है। अच्छा, और अगर फ़र्ज़ करें, अब मैं आपको बताता हूं कि अंदर से क्या इतला आ रही है। अंदर से इतला आ रही है कि शायद वो इसके ऊपर कलअदम, शायद एक जो वफ्द के रुकन हैं उनसे मेरी बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड, तो उन्होंने कहा कि जी हुकूमत की तरफ से ये बात की गई है कि ठीक है इस मामले को ख़त्म करते हैं, लेकिन कलअदम जो करार दिया गया था उसको वापस ले लें। तो उस पर भी, तो ये क्या तमाशा होगा? अच्छा, मैं अभी इस पर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इंतजार करूंगा कि रात को 10 बजे की जो फाइनल राउंड है, अल्लाह करे कि कामयाब हो। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। तो इससे वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर रजामंदी है, तो इसलिए अभी तो आज हमने रेफरेंस नहीं हुकूमत से रुकवाया, सारा दिन रेफरेंस तो रात को गुजरा आ रहे हैं, इसीलिए कि जी आपको कलअदम नहीं है। आप ये क्या बात हुई? अब इंतजार करते हैं सुबह तक। लेकिन अच्छा, फिर उसके बाद जो कौमी असेंबली है उसमें फातिहा जो तहरीक लब्बैक या दूसरे जो मुजाहिरीन जो इसमें अपनी जानों से गए, तो उनके लिए फातिहा पड़ी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे जो इस फसाद में जिनकी जाने गई। लेकिन जो पुलिस वाले हैं, पुलिस एहलकार, अल्लाह ताला उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए, वो भी जानों से गए हैं। तो उनके लिए किसी हुकूमती शख्स को खड़ा ही नहीं हुआ। जब ये फातिहा ख्वानी हो रही थी तो हुकूमत की तरफ से किसी को कह देना चाहिए था खड़े होके कि जी आप इसमें तरह पुलिस वालों का भी जिक्र कर दें। पुलिस वाले भी तो जानों से गए, पुलिस वालों को जिक्र ही नहीं हुआ। और जो है मुजाहिरीन के लिए, यानी जो तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं, जो मुजाहिरीन जो शहीद हुए हैं, उनके लिए फातिहा ख्वानी हो गई कौमी असेंबली में। ये अजीब तमाशा है। अब मसला ये है कि इसमें जो है वो, मैंने आपसे कहा ना कि अब वो डर रहे हैं जाते हुए। जाहिर है कि वो तो एक सूरत हाल बेकाबू है, उसमें हर किस्म की फोर्सेस आ जाती हैं, तो इधर दाएं के बाएं के आगे के लोग पीछे के लोग कोई। और अब ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। ये देखें, ये अब याद करें जब 2017 में और उसके बाद ये सारे मामला हुए थे, तो ये कशीदगी सतह कोई ख़त्म नहीं हुई थी। धरना ख़त्म होने के बाद भी उसके ऊपर इंक फेंक रहे हैं, याद है ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर इंक फेंक दी थी, ऐसे इकबाल साहब को गोली मार दी गई थी, उनके बाजू पे लगी थी गोली। तो ये मसला ये है कि जूता फेंका गया था, ये वाकया। तो ये तो गली मोहल्ले का, इसको अब कैसे वजीर आजम साहब, क्योंकि ऑप्शंस अब जो है ना बड़ी बहुत कशीदगी, इसको टीवी पे इस तरह बात भी नहीं करना चाह रहा मैं, लेकिन इसको हल करें, और इसको हल ऐसे करें कि इसमें कोई बुरा पैगाम ना जाए दुनिया के सामने जो जा रहा है इतने दिनों से।
और जो असल इश्यूज हैं मुल्क में वो उन इश्यूज की तरफ लोगों का जो है वो लोगों की तवज्जो रहे। अच्छा, मैं अब इसके ऊपर इसमें सिर्फ एक आध बात मैं अभी मैं दोबारा आता हूं उस पर, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात कहना चाहूं कि एक इस पूरे सिलसिले में ना एक बहुत बड़ा एक जो अल्लाह ताला अपना करम करे, लेकिन एक मुझे ऐसे लग रहा है कि एक बात ऐसी जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है हमारे पड़ोस में, और उसके ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है, और वो पाकिस्तान में भी सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीब सी है। देखें, 2,73,810 नए केसेस आए हैं 24 घंटों में भारत में। 2,73,000 जी, कल भी 2 लाख जी नहीं, 2,73,000 ठीक है ना, कल 2,60,000 के करीब थे। 60 के करीब। अच्छा, अब इसको जरा ग्राफ देखें तो ग्राफ आपको फिर पाकिस्तान का देखें, वही ऊपर जा रहा है तेजी के साथ। बांग्लादेश का देखें, तेजी के साथ ऊपर जा रहा है। इंडिया में शूट कर गया ऊपर, और उसका ये इंडिया का अगर देखें तो वहां पर 2,73,000, यानी जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से लेके आज, जब कोविड शुरू हुआ था वो 2019 से लेके आज तक सबसे ज्यादा एक दिन में अगर केसेस आए हैं तो कल रिकॉर्ड टूटा था, आज कल का भी टूट गया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो अब ये ऐलान हुआ है कि आज रात 10 बजे से लेके अगले एक हफ्ते तक 6 दिन तक अगले 6 दिन तक दिल्ली में कर्फ्यू है। कर्फ्यू का मतलब यह है कि घरों से बाहर निकलने की कोई इजाजत नहीं होगी। और वहां पर ये एक बड़ी बड़ी बदकिस्मती है कि वहां पर सूरत हाल ये बन गई है कि ये चौथे नंबर पे अब भारत आ गया है, अमेरिका, ब्राज़ील और मेक्सिको के बाद, जहां सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं कोविड से। अल्लाह ताला अपने रहम करे। और उसके साथ ही ज़ाहिर है 1.3 या 1.4 बिलियन की वहाँ की आबादी है, और अब इसमें बहुत ज़्यादा तनकीद भी शुरू हो गई है। वहाँ पे जो अरविंद केजरीवाल हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, उन्होंने 6 दिन का कर्फ्यू अनाउंस कर दी है दिल्ली में आज। और उन्होंने कहा है कि सिर्फ जब ये कर्फ्यू का अनाउंस कर रहे थे तो उन्होंने उस पर ट्वीट भी किया उसके बाद, और उन्होंने उसमें ये कहा कि इमरजेंसी है और ऑक्सीजन एक सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। उनका ट्वीट अगर देखें, चीफ मिनिस्टर वाला अपील्स टू माइग्रेंट वर्कर्स नॉट टू लीव दिल्ली ड्यूरिंग स्मॉल लॉकडाउन, ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने उनकी बात की। फिर उसके बाद उन्होंने भी कैपिटल लेटर से, एक ट्वीट उनका अपना भी था, तो कैपिटल लेटर से उन्होंने उसमें लिखा कि ऑक्सीजन इज़ एन एमरजेंसी, ये उनका अपना ट्वीट था। तो बात यह है कि वहाँ पे हालात जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, और ख़राब होने की वजह से फिर ये हो रहा है कि वहाँ पर यानी आप देखें कर्फ्यू, और इसी दौरान वो अमित शाह और मोदी साहब और बाकी शख्सियात, मगरबी बंगाल का इलेक्शन आ गया, यानी ये बिल्कुल ये नीचे गिर गया था। अच्छा, मैं इसके हवाले से आपको एक और बड़ी कोविड के हवाले से दुनिया जो है वो एक नए फेज़ में दाखिल हो रही है, आज से दाखिल हो रही है। और वो मैं यहाँ पे, जाहिर है कि हम थोड़ा सा इसको डिस्कस भी करते रहते हैं कोविड के सारा सिलसिला, लेकिन आज से ये हो रहा है कि एक तो भारत के अंदर मैंने आपको बताया कि ये हम बता चुके हैं कि इनकी अपना एक भारत को कभी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अपना भारत का एक वेरिएंट निकलाएगा। वो हम डिस्कस कर चुके हैं उसकी डिटेल सारी, कि 2 जगह पे वायरस में म्यूटेशन, वहाँ पे डबल म्यूटेंट वायरस हुआ। लेकिन उसके साथ ही एक नई आज जो है वो WHO की तरफ से उनकी प्रेस रिलीज आई है, ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स शुरू हुए हैं। अच्छा, ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स, WHO की जो प्रेस रिलीज है, ह्यूमन चैलेंज ट्रायल्स शुरू हो गए हैं वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए। और ये जो प्रेस रिलीज है ये बड़ी ही अल्लाह करे कि अब ये कहीं बेहतरी की तरफ जाए, लेकिन इसमें ये हो रहा है कि जो ऐसे लोग जो कि कोविड से सेहतयाब हो चुके हैं, एक दफा जिनको कोविड हो चुका है, 24 लोग ऐसे 24 लोगों को बरतानिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंडर ये ह्यूमन चैलेंज का नाम इसको दिया है। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल जो होते हैं ये तकरीबन आप समझें कि ये ख़तरनाक तरीन ट्रायल्स होते हैं, क्योंकि इसमें होगा ही, अब होने ये जा रहा है कि जिन लोगों को एक दफ़ा कोविड हुआ और वो सेहतयाब हो गए, उनके अंदर हकीकी
प्रॉपर एक्टिव वायरस उनकी नाक में दोबारा इंजेक्ट कर दिया जाएगा। सही। यानी जो वैक्सीन में तो ये होता था ना कि उसको बेजरर बना के, मुर्दा करके, ख़त्म करके, उसको चेंज करके, कोई आरएनए के अंदर कोई चेंज कर दिया, कोई ऊपर नीचे करके, हाँ वो करके कोई ऊपर नीचे इस पर फिर वैक्सीन बनती थी। इसमें वैक्सीन, ये वैक्सीन का ट्रायल नहीं है, ये ह्यूमन चैलेंज ट्रायल है। यानी जो सेहतमंद हो गए लोग, उनके अंदर दोबारा उनकी नाक से वायरस इंजेक्ट होगा खास डोज के अंदर। सही। और फिर 17 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन में डाल दिया जाएगा और डॉक्टर्स की सुपरविजन में। सही, ठीक है। अच्छा, और आईसीयू और सारी फैसिलिटीज में, और 5000 पाउंड्स उनको रजाकारों को दिए जाएंगे, 24 लोग। और ये वैक्सीन नहीं है, ये जो है ये ह्यूमन ट्रायल्स का मतलब ये है कि देखना ये है सिर्फ कि जिन लोगों को पहले कोविड हो चुका है, क्या उनको दोबारा जब उनके अंदर जा रहा है वायरस, अच्छा ये वायरस है, ये वैक्सीन नहीं है, ये प्रॉपर जिंदा खतरनाक वायरस, ओरिजिनल वायरस, म्यूटेशन के बाद वाला वायरस नहीं, ओरिजिनल वायरस जो है। तो उसके जाने के बाद री इन्फेक्शन के कितने चांसेस हैं, अच्छा, तो कितनी जिस्म के अंदर मुदाफियत पैदा हो चुकी है, दोबारा इन्फेक्शन के क्या चांसेस है। तो इसलिए सेहतमंद वो लोग जो सेहतमंद हो चुके हैं, उन लोगों को वायरस उनके अंदर दोबारा नाक से इंजेक्ट किया जा रहा है। ये ह्यूमन चैलेंज, इसको ह्यूमन चैलेंज ट्रायल कह रहे हैं, ये कोई वैक्सीन का ट्रायल नहीं है। और इसके रिजल्ट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर? टी सेल्स भी और एंटीबॉडीज भी दोनों को ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों की क्या रिएक्शन होता है, बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है, दोबारा वो से एक दफ़ा सेहतयाब हो चुके हैं, दोबारा वायरस अगर बॉडी में जाता है तो बॉडी किस तरह रिएक्ट करती है। मैंने कहा वैक्सीन ट्रायल नहीं है। तो ये मैं WHO की प्रेस रिलीज इनकी मैंने पढ़ी पूरी डिटेल में, तो मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा ये बस अल्लाह ताला खैर करे कि ये यहाँ पर इसको, जाहिर है कि ह्यूमन जो है वो मतलब ह्यूमन चैलेंज ट्रायल, और इसमें अच्छा कुछ इसमें लोग ऐसे हैं, जो कुछ लोग ऐसे होंगे जो सेहतयाब हो गए हैं और कुछ को वैक्सीन दे दी गई है तो और उनके अंदर इंजेक्ट हो रहा है। कुछ ऐसे हैं जिनको एक डोज दी गई है वैक्सीन की और उनमें वायरस, जिंदा वायरस डाला जा रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सेहतयाब हो चुके हैं। तो यानी आपको ह्यूमन ट्रायल इस तरह, इसको वैक्सीन का भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि वैक्सीन मिलने के बाद क्या इन्फेक्शन उनमें होता है दोबारा या नहीं होता। तो ये ट्रायल पहला ट्रायल है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंडर स्टार्ट हो रहा है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि चीज़ें जमूद का शिकार हो गई हैं, बंद गली में दाखिल हो गई हैं मुल्क की सियासत में, और उसके साथ साथ जो ये पड़ोस में हमारे जो सूरत है, ये कल हमने बात की थी कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर दी और उसके बाद तरदीद हो गई। लेकिन आज जो फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान थे ईरान के, उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारा राब्ता हो सकता है, मतलब हाँ, मतलब है कि अल जजीरा जिस रिपोर्ट कर रहा है, उनका तेहरान टाइम्स भी कर रहा है, बाकी मीडिया भी कर रहा है कि ईरान से इज ओपन टू टॉक्स विद सऊदी अरेबिया आफ्टर मीडिया रिपोर्ट, मतलब हमारे दरवाजे खुले। 9 अप्रैल को ये मुलाकात, इस मुलाकात जो न्यूट्रल जराए हैं वो कह रहे हैं कि हुआ है कॉन्टैक्ट। अब याद करें, बहुत महीने पहले एक बात चली थी कि पाकिस्तान और इराक गालिबन सऊदी अरब और ईरान के दरमियान, हाँ, लेकिन फिर पाकिस्तान उसमें से निकल गया, फिर पाकिस्तान निकल गया, इराक अपनी जगह रह गया, क्योंकि जरूरी होता है कि दोनों फरीक ट्रस्ट कर रहे हों। तो इराक की वजीर आजम जो है वो सऊदी अरेबिया भी गए मुसलसल, और वो तेहरान भी आ रहे थे, तो उन पर दोनों फरीकों का ट्रस्ट जो है वो करना जरूरी होता है। तो पाकिस्तान की क़यादत चूंकि इस दरमियान में वो अरब ममालिक के साथ, उन्होंने कहा, क्यों कहा मैं नहीं जानता, तो उसकी वजह से वो अरब ममालिक चाहते थे कि ऐसी कोई, पाकिस्तान को ऐसा कोई रोल मिले, लेकिन पाकिस्तान खुद उससे अलग हो गया। क्यों हुआ अल्लाह जानता है बेहतर। अब शाह महमूद कुरैशी साहब यूएई हैं और यूएई से वो तेहरान पहुंच गए, लेकिन वहाँ पे वीज़ों का और बाकी सारे मामलों पे क्या बात हुई ये हम नहीं जानते, ये जानते भी हैं तो कम से कम यहाँ तो बताने से रहे। अच्छा जी, अब मसला ये है कि, तो ये एक तो बात ये होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि अफगानिस्तान के हवाले से देखें, ये पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है ना, ये बरेलवी मसलक, मैं तो उसको बरेलवी तो खैर क्या कहूँ, मैं तो सारे ही मुसलमान, बल्कि जो गैर मुस्लिम है वो भी, उनके लिए भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पे इतनी किताबें लिखी हैं गैर मुस्लिम लोगों ने, और वो इतना आपको लिटरेचर इतना मिलता है कि आप कहते हैं कई दफ़ा कि यार किसी मुसलमान ने लिखी, पता चला नहीं। हमारे यहाँ जो राणा भगवान दास जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने क्या नातें लिखी हैं, क्या उन्होंने बात, उनको आप, तो बात ये है कि वो
ये तो एक ऐसे इशू है, इस पर मुझे बात कहनी नहीं चाहिए कि इस पे देवबंदी या अहले तशी या बरेलवी या किसी भी नहीं। बात ये सारी कि ये जो है ना, इसको अगर चलें हम सिर्फ बरेलवी नुक्ता नजर से देख लें, क्योंकि तहरीक लब्बैक में अक्सर बात यह है कि वो तो 70% मुल्क में, पाकिस्तान में जो है वो बरेलवी मकतब फिक्र है, तो उसमें और उससे हटके मैंने आपसे कहा ना कि ये मसला उसका है ही नहीं। ये तो इसमें अहले तशी भी हैं, तो इसमें तो देवबंदी भी हैं, तो इसमें नॉन मुस्लिम्स भी हैं, इसमें अहले हदीस में सब हैं, जमात इस्लामी सारे। अच्छा, अब वजीर आजम साहब इसको अपोजिशन कह रहे हैं, पीडीएम को छोड़ दें साइड, पीडीएम गई आप साइड पे करके इस इशू को, ये दूसरा इशू है, इस इंतहाई हसास इशू है, तो इसके ऊपर जो है वो अब शेख रशीद साहब के इस्तीफे के ऊपर वो उनका मुतालबा है और बहुत सारे मुतालबात हैं उनके, और हुकूमत जो है वो अब क्या करती, मुझे कलदम अगर नहीं बनाया उनको अभी तक, तो फिर उनसे, और कलदम बना दिए तो मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं, और कलदम नहीं है अभी तक तो नहीं है, तो आज कलदम क्यों नहीं, तो फिर मतलब एक होता है ना कि वो सारा मिसमैनेज तो छोटा लफ्ज़ है ना, मतलब वो कहते हैं ना, वो कुएं में छलांग लगा दी है, बम पे लात मार दी है, मतलब ऐसे ही मतलब इसको, ये तो मिसमैनेज तो अब निकल गया ना बात, अब तो खून आ गया इसमें। देखना, अब तो लाशें गिर गई ना, उससे पहले मामला हल होता तो मतलब अब तो लाशें गिर गई हैं, तो लाशें गिर गई हैं पुलिस वालों की भी, उधर तहरीक लब्बैक के लोगों की, और ऐसे ही उठा के डाल के उनको करके, और उसके बाद वो मुश्तइल करके और फिर उनको मुज़ाकरात कर रहे हैं, मतलब क्या, और फिर क्या, मतलब ये क्या बात हुई, मतलब मैं हैरान हूं, और सब गायब हैं, सारे जो आपको सिर्फ तर्जुमानों को ट्वीट नजर आ रहे हैं, पब्लिक में कोई निकल नहीं पा रहा इस वक्त, क्योंकि हाई सिक्योरिटी है सबके लिए कि भाई इस वक्त जो है वो आप लोगों में ना जाएं, तो कोई उस पर घर पे बैठ के जो है वो बात कर रहा है, तो कोई वीडियो बयान जारी कर रहा है, तो कोई ट्वीट कर रहा है, तो खत्म, अल्लाह खैर सल्ला। और इवन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, मेरा ख्याल है कि अगर आज अल्लाह करे कि आज रात को ये कामयाब हो जाए मुज़ाकरात, लेकिन बज़ाहिर ये कामयाबी की तरफ जाते नजर नहीं आ रहे। अच्छा, अब उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया क्या खबर दे रहा है, मैं पाकिस्तान के अंदर जरा सूरत हाल पे नजर रखें कोविड की। ये जो पाबंदी लगाई है हांगकांग ने आज, वो पाकिस्तान, इंडिया और फिलिपीन 3 मुल्कों के ऊपर फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। सही, ठीक है, पाकिस्तान भी उनमें शामिल है। पाकिस्तान ने इंडिया से बंद कर दी है, लेकिन जो हांगकांग की फ्लाइट्स बंद हुई हैं उसमें उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि 3 मुल्कों से रोक दें। अच्छा, टाइम्स उसके बाद टाइम्स, जाहिर है कि हमें पता है कि बोरिस जॉनसन जो है वो नहीं जा रहे, उन्होंने कैंसिल कर दिए, क्योंकि वहाँ पे 77 केसेस ऐसे कहा जा रहा है कि आए हैं जो कि ये जो डबल म्यूटेशन के साथ, हाँ, ये 77 केसेस हैं, लेकिन वो 77 केसेस यूके में, लेकिन एक दूसरी जगह इधर से इधर फैल रहा है, इधर से इधर फैल रहा है, तो ये कोई इसका सर पैर है नहीं। तो अल्लाह करे कि भारत में कंट्रोल हो। मैं तो हैरान हूं, और देखें 10,000 कहाँ, 10,000 रोज कहाँ, 2,73,000 हर रोज जी, मतलब ये अजीब तशवीशनाक, जी तशवीशनाक। और ये बोरिस जॉनसन जो है, ये इस साल यौम जमहूरिया पे जाना था उन्होंने, तो उस वक्त भी वो नहीं आए थे, तो अब दूसरी दफा वो नहीं आ रहे, भारत का दौरा नहीं कर रहे, और उनपे जाहिर है, लेकिन वो जाहिर है कि हालात ऐसे हैं कि वो नहीं दौरा कर रहे। लेकिन उसके साथ ही जो राहुल गांधी हैं इंडिया की, देखिए ना, इंडिया में ये कश हो रही है कि आपने इस दौरान क्या किया है मोदी साहब ने। मतलब है कि एक तो पूरा इलाका हाथ से निकल गया, जो कि राहुल गांधी ने हिंदुस्तान टाइम्स हेडिंग लगा रहा है कि जी वही बात हम पहले कह रहे थे, वो उनको जरा कोट कर देते हैं सिर्फ, अगर वो इसको क्लोज कर दें, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, डेस बैंक प्लान्स, ये सब के सब इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये निकल गए पूरे कोविड के दौरान। साथ ही वो प्रीमेच्योर नहीं होता, हम जीत गए की वजह से वो पाकिस्तान में भी हुआ है, हमने फतह हासिल कर ली, हमने फतह नहीं, जब तक एक आदमी भी कोविड की दुनिया में, कोविड से आप कोविड खत्म नहीं होगा। वैक्सीनेशन कितनी हो रही है इसका बताएं। तो बात यह कि वो जैसे नहीं, वो काबुल के अंदर एंटर हो गए थे 2001 में, तो फतह हो गई जबरदस्त कारपेट बॉम्बिंग के बाद, या इराक के अंदर दाखिल हो गए 2003 में, तो जीत गए, वो प्री मैच नहीं होता, वो जीत गए, फतहमंद हो गए। इस तरह कोविड से जीत गए जी, हम फतहमंद हो गए दुनिया में। और पता चला वो उधर मोदी साहब भी, उन्होंने भी सारा खोल खा के मॉडल है, हम दुनिया में भर में वैक्सीन भेजेंगे, ये करेंगे, फलां करेंगे, और अपने वहां पे अभी जब मैं प्रोग्राम में आ रहा था, 100 बिस्तर रह गए दिल्ली के अंदर। अच्छा, पूरे नई दिल्ली में 100 बिस्तर। भारत तैयार नहीं था इन तमाम नहीं मतलब वो कहते हैं ना, फॉल्स, अपने बस बताना है सबको कि मतलब मैं हूं ना, मतलब मैं मोदी हूं, ये सिर्फ उनका नहीं, और भी बहुत जगह पे हुआ है, देखिए ना। और वो अचानक देखिए ऐसे शूट किए, और कर्फ्यू, लॉकडाउन नहीं, कर्फ्यू नहीं, दिल्ली में 6 दिन के लिए कर्फ्यू है, यानी पीर की सुबह आज रात को
पीर की रात को 10 बजे ये लगेगा और अगली जो पीर आएगी उसकी सुबह 5 बजे खत्म होगा। कर्फ्यू, स्ट्रेट कर्फ्यू, तौर पे लोग कर्फ्यू। अब डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे। लॉकडाउन नहीं, और पहले जो 500 केसेस आए थे तो मोदी साहब ने लॉकडाउन कर दिया था, स्मार्ट लॉकडाउन, और लोग इधर उधर हो गए थे। और अब जबकि 2,73,000 आ रहे हैं तो उनको उधर रैलियां हो रही हैं। मगरबी बंगाल में इलेक्शन भी उनका अजीब कॉम्प्लेक्स 7 फेजेस में इलेक्शन हो रहा है, और ममता बनर्जी और ये सारे। ठीक है, ठीक है, आपसे मजीद बात करेंगे डॉक्टर साहब। नाज़रीन एक ब्रेक ले। अली मोहम्मद खान साहब का नाम आ रहा है कि वो उनका नाम आया है, वो चाहें तो तरदीद कर सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अली मोहम्मद खान साहब उन वज़रा में जो कह रहे हैं कि ये सारा का सारा मामला हल करें, वरना हम मुस्ताफी भी हो सकते हैं। वो चाहें तो इसकी तरदीद कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मुझे वजीर नहीं बताया कि जी मैं भी हूं और अली मोहम्मद खान साहब भी हैं, तो बहुत सारे वज़रा परेशान हैं कि ये क्या हुआ कि हमसे मुशावरत ही नहीं की गई और समरी के थ्रू बाद में साइन करवा लिए गए। जी बेहतर, आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि अगर फ्रांस से ताल्लुकात तोड़े तो नुकसान हमें ही होगा। क्या रिलीजन के लिए, मजहब के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना हक नहीं? देखें, सब वज़ीर आज़म साहब की तकरीर पे मैं फिर आपने याद दिला दी, ये नासिर दुरानी साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, एक ज़बरदस्त पुलिस ऑफिसर, ज़बरदस्त शख्सियत, और आज उनका कोविड से इंतकाल हो गया। और ये IG खैबर पख्तूनख्वा रहे तो एक मिसाल इन्होंने कायम की। और इनको जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो अपनी पहली तकरीर में उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा, इनका नाम लेके, नासिर दुरानी साहब जो है वो जैसे KP की पुलिस को इन्होंने किया उसी तरह से ये बना दें पंजाब पुलिस, और उस वहाँ पे फिर इस्लाहात के लिए कमीशन बना। 1 महीने बाद ही उनको हटा दिया गया। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये जो है बर्मिंघम हॉस्पिटल लाहौर में इनका इंतकाल हुआ कोविड से। तो बात यह है कि उसके बाद उनसे मतलब क्या उन्होंने बात की और क्या वो मतलब जो आप है ना एक मॉडल्स होते हैं ना, आपके कुछ रोल मॉडल्स होते हैं हर सर्विस के अंदर, तो ये उनमें से एक शख्सियत और एक बड़ा नाम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ज़ाहिर है कि अगर वो रहते पंजाब में तो फिर ये जो करप्शन और ये जो 1 अरब रुपया हर महीने का आता है इस्लामाबाद को पैरों पे चलता हुआ, ऐसे तो नहीं आता ना। ये तो फिर ये होते तो मुख्तलिफ हालात होते पंजाब के और मुल्क के। तो बात यह है कि अब इसमें अच्छा खान साहब को देखें ना, अब इशू ये है प्राइम मिनिस्टर साहब का कि वो अगर फ़र्ज़ करें वो उनसे मुज़ाकरात करते हैं तो मुज़ाकरात कैसे हो रहे हैं, कलअदम तंजीम से कैसे हो रहे हैं। तो जो आपके सेकुलर या जो लिबरल या जो आपकी जो वो थिंकिंग है, मुल्क है ना गुलदस्ता है, हर किस्म का इज़हार राय लोग करते हैं और बात करते हैं। वो कह रहे हैं 1 मिनट भाई, आप ये कलअदम करार देके तो फिर उनसे कैसे मुज़ाकरात करें। तो अभी तक वो कलअदम नहीं करार दिया गया उनको, तो जो कलअदम है तो फिर वज़रा कैसे जा रहे हैं मिलने रात को। देखिए ना, दहशतगर्द हैं, शेड्यूल 4 में हैं, तो वज़ीर कैसे मिलने जा रहे हैं उनसे, ये सवाल उठता है ना। और दूसरी तरफ जो आपके जो मजहबी उलमा है, जो आम लोग जो जिनका रुझान मजहब की तरफ ज़्यादा है, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ये आप अच्छा मतलब वो अब सड़कों पे कराची में भी इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं लोग, क्योंकि बात और आज अगर नहीं होता तो कल क्या होगा। यानी इसका आज कामयाब होना ज़रूरी है कि रात को कामयाब हों, लेकिन वो जो हैं उनकी जो डिमांड्स हैं, ये जो बात कर रहे हैं तहरीक लब्बैक वाले, अब कलअदम तो नहीं है ना उनको, वो कलअदम है तो फिर वज़ीर कैसे मिलने जा रहे हैं, तुम कलअदम का लफ्ज़ तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। तो बात यह है कि वो अब वो उनकी जो बात हो रही है, अच्छा फिर साद रिजवी साहब का एक वो खत चला दिया, वो खत चलता जा रहा है, वो उनका है ही नहीं, वो चलाते जा रहे हैं। ये खत उन्होंने कह दिया ख़त्म करो, ये करो वो करो। भाई ये क्या इस तरह नहीं होता, इस तरह इतनी गैर संजीदा बातें नहीं करते। ठीक है ना, साद रिजवी साहब का खत चला रहे हैं टीवी सारे, और नहीं वो उलमा मिले हैं भी जाके, वो कहते हैं कि जी वो कहते हैं वो साद रिजवी साहब को तो पता भी नहीं है कि कोई खत चल रहा है उनका। वो कह रहे हैं कौन सा खत, क्या खत चला दिया मीडिया। अच्छा जो चल रहा है वजाहत के, उठ के चले जाओ, ये चलो क्या कहते हो। देखिए ये नहीं होता। इस तरह अगर आपने मामलात को हल करना है तो फिर ऐसे ना करें। ये मैंने आपसे कहा ना कि सुबह ये इतला थी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब को कि शाम तक खुशखबरी सुनेंगे, तो शाम तक क्या खुशखबरी है ये शाम तक। और भाई अब तीसरा राउंड होगा रात को, फिर लोग रात को बैठेंगे देखेंगे क्या होगा उसका नतीजा। तो बात ये, और फिर आपकी इस्टेब्लिशमेंट, आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके पुलिस लुक वाले, आपके जो दुकानदार, ताजिर, आम शहरी लोग सारे मसाजिद में इस वक्त बैठे बिठाए, मतलब बजाय इसके कि कुछ छोड़ दें चीनी कितने की बिक रही, वो तो गए ना, लोग तो गए सारे के सारे, आप समझे ना, पब्लिक तो गई सारी जहन्नुम में, मतलब उनका तो परवाह किसी को नहीं ना।
कि वो चीनी कितने की मिल रही, तो आटा कितने का है, तो वो तो सारा एक साइड पे चला। अब ये मसला आ गया दूसरी तरफ कि भाई वो कोई है ही नहीं, आपको निकल के कहेगा जी मैं हुकूमत की तरफ से आया हूं, तो वो तो पुलिस वाले भी और बाकी लोग भी ज़ाहिर है कि मुहतात हैं इसमें कि भाई ऊपर का सियासी इशू है, सियासी मामला आपने कहाँ से खींच के उनको पुलिस वालों को आगे कर दिए। तो वो पुलिस वाले भी वो भी दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह करे कि कामयाब हो जाए मुज़ाकरात, वो ड्यूटी पे बेचारे, और ब्यूरोक्रेट्स आपकी जो ज़िली इंतजामिया सारी। तो ये अल्लाह करे कि खैरियत से मामला निपटे। लेकिन बात ये कि ये फिर क्या होगा, इसमें किस तरफ, मतलब इसको फिर फ्रांस के साथ ताल्लुक, भाई किया क्यों था साइन, ये किसने, ये देखें ये फाइज ईसा साहब का मामला भी उलझ रहा है। ये फाइज ईसा साहब के मामले पे मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि उस पर नजर रखें। ये आपको किसी ने, वजीर आजम साहब किसी ने आपको धक्का दे दिया इसमें, ये आपकी कानूनी, अच्छा वो आपको ही नहीं आ रहा सामने, अब नाम तो वजीर आजम का आएगा ना, वो अब चल रहे हैं दलाइल, तो वो दलाइल चलते जा रहे हैं, नहीं सब वजीर इमरान खान साहब आ रहे हैं। इमरान खान साहब चूंकि खुद माशाल्लाह वो अपनी जात में खुद ही है ना सब कुछ, तो वो खुद ही आएंगे, वो कानून भी जानते हैं, वो अमेरिका में भी रहे, अमेरिका को बेहतर जानते हैं, इंडिया में रहे तो इंडिया को बेहतर, दुनिया भर को, बांग्लादेश में भी क्रिकेट खेलिए तो बांग्लादेश को हसीना बाजी से अच्छा जानते, तो हर चीज जानते हैं, जो कि तो कहने की जरूरत ही नहीं है। भाई मसला ये कि इसमें फंसेंगे तो वजीर आजम आखिर में, और वो उनको आज गुस्से में है, वो मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, उनका आज भी कल भी वो पिछले चंद दिनों से गुस्से में, मसला ये कि वो गुस्से में है तो हम क्या करें। भाई आप मुशावरत कर लें, अब पूछ तो लेना लोगों से कि यार इसको कैसे आप बात कर रहे हो, तो ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, मुझे जरा बताओ। तो अब वो मतलब है कि वो उसमें वो मामला अजीब तरफ जा रहा है, ये जैसे फाइज ईसा वाला, और साथ ही वो शहबाज शरीफ की साहब की जो जमानत थी वो भी अजीबो गरीब एक दास्तान, उसमें पटारे में से क्या निकलता है खुदा जाने। एक इधर हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट के जजेस में एक जज साहब ने फुल बेंच तशकील नहीं, हाई कोर्ट में हुआ है ये, कोई नीचे देखें, नीचे सेशन कोर्ट्स वगैरह में होता है कि नायब कासिद ने उसने सुना दिया, हाई कोर्ट में एक जज का, बहरहाल देखते हैं किस तरह जाता है मामला। अच्छा, कशीदगी ये पड़ोस के अंदर बढ़ रही है, आपकी रीजन के अंदर देखें। एक ये आपका मामला इंडिया का जो है वो, मैंने आपसे कहा कि ताइवान का भी, और ताइवान ने तो आज नई वहाँ पे कहानी आ गई है कि वो अमेरिका के साथ कह रहे हैं कि हम मिलके जो नए जेट्स फाइटर जेट्स तैयार करेंगे। और वो फाइटर जेट जो हैं, अब फाइटर जेट्स, ये फोर्ब्स जो खबर दे रहा है कि ताइवान इज डेवलपिंग अ न्यू फाइटर जेट जो कि इट माइट लास्ट मिनट्स इन अ वॉर विद चाइना, एक चंद मिनटों में ख़त्म हो जाएगा अगर ये इस्तेमाल करने की कोशिश की। वो ताइवान वालों ने जनाब वो पट्टी पढ़ा दी है, कोई उनको ROC या फाइटर्स तैयार करें और ये करें अमेरिका, वो कह रहे हैं भाई उड़ा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया खबर दे रहा है कि ताइवान से सीकिंग लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल फ्रॉम US। ये भी अब क्या मतलब लॉन्ग रेंज मिसाइल से ये जो है टेंशन उस तरफ बढ़ रही है। यहाँ एक नया महाज खुल गया है, एक और महाज खुल गया, महाज पे महाज, वो महाज ही खुल गया है जिसको मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि रूस, रशिया और यूक्रेन की टेंशन चल रही थी ना, अब रशिया और चेक रिपब्लिक की टेंशन हो गई है। ये अच्छा, पाकिस्तान को अभी मैं जोड़ता हूं उसके साथ कि कैसे आप मुतासिर होते हैं इससे। ये चेक रिपब्लिक क्या है? चेक रिपब्लिक ये है कि चेकोस्लोवाकिया जब टूट गया ये 92-93 में, 93, तो चेकोस्लोवाकिया टूट गया चेक रिपब्लिक में और स्लोवाकिया में, ठीक है। अच्छा, ये वो दौर है जब चेकोस्लोवाकिया टूट रहा है 2 में और यूगोस्लाविया टूट रहा है 7 रियासतों में, 7 में, ठीक है ना। और उसमें क्रोएशिया और कोसोवो और सर्बिया और बॉस्निया और ये सारे मुल्कों में, जिसको बैल्कनाइजेशन कहते हैं ना, मुल्क टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जैसे ऑटोमन एम्पायर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, या जैसे इस्तेमाल होता है अफ्रीका में बहुत सारी सल्तनतों के लिए, या इस्तेमाल होता है ये यूगोस्लाविया वगैरह के लिए कि एक बड़ी, या सोवियत यूनियन के लिए कि एक बड़ी रियासत जो हिस्सों में टूट जाए। तो एक यूगोस्लाविया टूट गया 7 रियासतों में और जो चेकोस्लोवाकिया था वो टूट गया 2 में। अब ये क्या हुआ है कि जो चेकोस्लोवाकिया है उसकी टेंशन हो गई है रशिया के साथ। पहले यूक्रेन की चल रही थी ना, अब हो गई है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया और यूक्रेन में फर्क ये है कि वो EU और नेटो का मेंबर है। जो चेक रिपब्लिक है वो EU और नेटो के मेंबर हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ 2014 में एक बॉम्बिंग हुई थी, मतलब वो, और बॉम्बिंग उनका एक प्लांट उड़ा दिया गया था, और वो जो प्लांट है उसको उड़ा दिया गया। और ये वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है एक्विजिशन ऑफ स्पाइंग एंड सबोटाज प्लांट रशिया चेक रिलेशंस इनटू डीप फ्रीज। अच्छा, अब हुआ क्या कि उनके प्लांट में आग लगी, प्लांट उनका उड़ गया। और उसके बाद ये हुआ कि कुछ 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले बरतानिया में, बहुत सारे लोगों को शायद याद हो
कि एक डबल एजेंट रशिया के थे और उनके हवाले से खबर है कि नर्व एजेंट है, एक नर्व एजेंट के जरिए उनको मार दिया गया। ये 2 लोगों की तस्वीरें हुई। अब जनाब पता ही चल रहा है कि चेक रिपब्लिक ये कह रही है कि रशियंस को हमने निकाल दिया है। अच्छा, कितने रशियंस को निकाला है? वो कह रहे हैं रशियंस जो थे ये स्पाइसेस पे जो 2 ऐसे थे जो कि जिन्होंने चेक रिपब्लिक के अंदर एक धमाका किया, और धमाका एक असला जहां पे जमा था वो असला यूक्रेन जाना था। अच्छा। रूस के जो गुरिल्ला फोर्सेस हैं, चेक रिपब्लिक का कहना है। और यही 2 लोग मुलविस थे जो दहशतगर्दी हुई, नव एजेंट के जरिए वो कत्ल कर दिया गया। एक डबल एजेंट को 2018 या 19 में या 17 में, शायद 2-3 साल पहले बर्तानिया में। अच्छा। ये दो यही लोग थे। अब इन 2 लोगों के साथ एक बड़ी, अब अगर आप देखें वहां से तो इन्होंने उनको निकाल दिया और रशिया के लोगों ने इनको निकाल दिया। अब इशू ये है कि जो चेक रिपब्लिक है उसका बॉर्डर मिलता है यूक्रेन से, हाँ। और यूक्रेन का फिर आगे ये सारा टर्की और ये पूरा रीजन शुरू हो जाता है साथ। तास वाले क्या कह रहे हैं कि क्रेमलिन सेज नो रिएक्शन टू यूएस थ्रेट्स अबाउट कॉन्सिक्वेंसेज। नेवल्नी जो है उस भूख हड़ताल, वो जो गया था बागी, जो प्यूटिन का बागी था, वो 20 दिन से भूख हड़ताल में, और अमेरिका ने कहा है कि अगर वो मर गया तो उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। क्रेमलिन कह रहा है कि देखा जाएगा, आपका कोई ताल्लुक नहीं है इससे। और फिर तास रशिया से खबर दे रहा है कि 60 रशियंस को कहा गया है चेक रिपब्लिक छोड़ दें 18 डिप्लोमेट्स के बाद। अच्छा, और तास ही कह रहा है कि एक्सपर्जन ऑफ 20 डिप्लोमेट्स ने पैरालाइज कर दिए चेक रिपब्लिक को। राइटर्स कह रहा है कि जनाब रशिया ने एक्सपेल कर दिए 20 चेक्स को। तो मसला ये है, और CNN कह रहा है कि रशियन सस्पेक्ट्स इन सेल्सबरी, जो मैं कह रहा हूं ना कि उन्हीं वो एक ही चेक रिपब्लिक वाले कह रहे हैं कि यही लोग हैं जिन्होंने हमारे यहां भी धमाके किए थे, और जिन्होंने कत्ल किया था बर्तानिया की सरजमीन पे, और हम नेटो और ईयू में जा रहे हैं ये मसला लेके। ये इनका और यूक्रेन का फर्क है। अच्छा। तो एक टेंशन उधर बन रही है, एक ये यहां बन रही है। यहां पे 2 मुख्तलिफ बयान दे दिए हैं। ब्लिंकन कह रहे हैं कि जी हम अफगानिस्तान को महफूज हाथों में छोड़ के जा रहे हैं। 2 इंटरव्यू ABC पे उन्होंने इंटरव्यू दिया, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने। और जो NSA हैं जैक सुलिवन, उन्होंने जो फॉक्स पे इंटरव्यू दिए वीकेंड पे, तो वो कह रहे हैं कि आगे क्या होगा अफगानिस्तान के अंदर कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते, खाना जंगी भी हो सकती है। जी, मजीद आके इस हवाले से आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं, तो डॉक्टर साहब हिकमत अमली क्या होगी हुकूमत के पास कि किसी तरह इस मसले को हल किया जाए? देखें, ये बात तो जो उलमा कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी कलदम नहीं करार दिया गया, और इसी सूरत हाल में जब जूं का तूं वो मुज़ाकरात के लिए आ रहे हैं, तो सवाल ये है कि ये क्या बात हुई? यानी फिर 4th शेड्यूल में डाल के ऐलान हो गया कलदम का, और साथ ही रेफरेंस फाइल होगा पीर के दिन, और ये सारा कुछ करके। अच्छा, मैं आप यकीन करें कि जुमे के दिन 3-4 घंटे के लिए अब पूरे मुल्क का इंटरनेट बंद हो गया था, और कुछ भी नहीं, उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। और जिस दिन होता रहा सारा दिन, तो इंटरनेट खुला हुआ था। मतलब मैं सारे मुल्क में इंटरनेट खुला, सोशल मीडिया, अफवाहें, खबरें, चीजें जिसके बारे में वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि वो गैर मुल्की इसमें हैंडलर्स होंगे, क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। लेकिन मसला ये कि इशू तो मुल्क के अंदर है ना। अब मसला ये है कि वो उस दिन बंद कर दिया, उसके बाद वो चल रहा है। और मेन मीडिया से अब जाहिर है कि वो मुज़ाकरात अगर करने जाएंगे तो उनकी खबरें चलेंगी, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर क्या होगा सुबह तक। तो मेरे ख्याल से एक बंद गली है इस वक्त। अब देखते हैं कि वजीर आजम साहब क्या कलदम रखते हैं या कलदम मुज़ाकरात के ज़रिए हल करते हैं। नहीं, पहली बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि ये जो उनको कलदम नहीं, पहली कंडीशन जो उलमा दरमियान में गए, मैंने आपसे कहा ना कि उनके एक रूह से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि इस बात पे हुकूमत, तो फिर ये तो फिर बड़ी अच्छी बात होगी कि वो कलदम थे ही नहीं, तो फिर क्या थे, तो क्यों अनाउंसमेंट्स हो गई, कितना आगे चले गए, और वो फिर उनके मजीद मुतालबात आगे आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब के इस्तीफे समेत। जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।